तो ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, क्लाइंट, यू आर क्लाइंट। तो अब बेसिकली आप जिस कंप्यूटर की वेबसाइट एक्सेस कर रही हैं ना, उसको वेब सर्वर कहते हैं। इसको आप एक्सेस कर रही हैं और यहाँ से डाटा आ रहा है आपके पास। तो वो जो डाटा आ रहा है वो पैकेट की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा पैकेट। अब इसके लिए तो आपको चाहिए कि आप चैप्टर 2 रिवाइज करना शुरू कर दें। मैंने आपको कहा था चैप्टर 1 पहले रिवाइज करें, फिर चैप्टर 2 रिवाइज करें। तो दोनों करके रख लूँ। हाँ, दोनों करके रख लें ताकि आपको ये चीज़ें सारी रिकॉल हो जाए ना। ठीक है। ठीक है। तो इसके अंदर जो डाटा पैकेट होता है ना, इसके अंदर मेन 3 पार्ट होते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक आपका होता है हेडर, दूसरा पेलोड, और तीसरा ट्रेलर। ठीक है। जी। एक होता है हेडर, और एक होता है पेलोड, और एक होता है ट्रेलर। अब हेडर के कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं। हेडर के अंदर जैसे दिया हुआ है दैट कंटेन डेस्टिनेशन एड्रेस, दैट कंटेन द पैकेट नंबर, दैट कंटेन द ओरिजिनेटर एड्रेस। ठीक है। तो मैं ये लिख लेती हूँ सबसे पहले। हाँ, फटाफट लिख लें। आपने कंप्यूटर की कोई वीडियो नहीं देखी जो लास्ट टाइम भेजी थी? एक सेकंड, मैं देख लेती हूँ। ये सूडो कोड की आई थिंक एक रह गई थी, हाँ, बाकी सब तो हाँ, शायद देख ली। ठीक है। हाँ, सुडोकोड की एक भेजी थी ना, सिलेक्शन वाली। बाकी सब तो किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। चलिए उसको फटाफट लिख लें। जी। ये राइट कर लिया। आखिरी लिख रही हूँ। हो गया। ठीक है। इसका क्वेश्चन 1 आपने दोबारा देखना है, ठीक है। पेपर है ना आपके पास ये? जी, आपने भेजा था। हाँ, ये इसको मैं दोबारा सोल्यूशन के साथ भेज रहा हूँ। अब आप इसको दोबारा से इसको गो थ्रू करें, जितना आपसे होता है आप उसको करें। अच्छा, अब कह रहा है द वेबसाइट होस्ट वीडियो दैट यूजर कैन स्ट्रीम, द कंपनी अपलोड द न्यू वीडियो टू द वेबसाइट, द वीडियो आर compressed बिफोर दे आर अपलोडेड टू द वेबसाइट। टिक टिक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्रेसिंग द वीडियो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो पहले से पढ़ लें। मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा। देखें, सी है इसका राइट ऑप्शन। ये कह रहा है द वेबसाइट होस्ट वीडियो दैट यूजर कैन स्ट्रीम। अब ये जो वर्ड लिखा है ना, होस्ट, इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट है जिसके पास वीडियोज होती हैं, जिसको यूजर डाउनलोड करते हैं। द कंपनी अपलोड न्यू वीडियो टू द वेबसाइट। अब कंपनी ने एक नई वीडियो वेबसाइट पे अपलोड की है। जैसे जहां से आप डाउनलोड, कभी आपने वीडियो डाउनलोड की है किसी वेबसाइट पे?
जैसे यूट्यूब की और हम वीडियो डाउनलोड करते हैं ना, जो हमें पसंद आती है, जो हमारे जी काम जी। की होती है, तो वो हम डाउनलोड, तो वो वीडियो कहीं कंप्यूटर पे पड़ी हुई है, तो डाउनलोड करने से पहले आप उसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, द वीडियो आर कंप्रेस्ड बिफोर दे आर अपलोडेड टू द वेबसाइट। वीडियो का साइज है ना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हम इसको हम्म। क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि आप उसका फाइल साइज रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे ही है। जी। तो कह रहा है टेक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्रेसिंग द वीडियो। वीडियो को कंप्रेस करने का क्या बेनिफिट है। तो देख, कंप्रेस करने से वो स्टोरेज नहीं लेता ना, हाँ ना, थिंक। वो यही तो है ना, लेस स्टोरेज स्पेस ऑन द वेब सर्वर इज रिक्वायर्ड। यानी अच्छा, अगर फर्ज कर सही। लें 100 MB की वीडियो है, फर्ज कर लें, नॉर्मल वीडियो कितनी है, 100 MB की, ठीक है, हम्म। लेकिन अगर कंप्रेस कर दें तो 10 MB की हो जाएगी, तो कितना फायदा हो जाएगा। हम्म। इसका मतलब इस तरह की 10 वीडियो और स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 10-10 MB की। तो आपको, यानी बजाय एक वीडियो स्टोर करने का आप 10 वीडियो स्टोर कर सकते हैं, इतनी जी। स्पेस अवेलेबल है, समझ आई। सर, ये बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ कहते हैं चैनल की कैपेसिटी को, जैसे यानी कितनी बिट्स मूव कर सकती हैं एट अ टाइम, 2 बिट्स, 10 बिट, 5 बिट, यानी चैनल की कैपेसिटी कितनी है। जैसे गाड़ी, रोड होता है ना, रोड, रोड जी। में, रोड 2 लेन का होता है तो 2 गाड़ियां मूव कर सकेंगी, 3 लेन का होगा तो 3 व्हीकल मूव कर सकती हैं, 4 लेन का होगा तो 4 व्हीकल मूव करेंगे। तो जितना ज़्यादा रोड वाइड होता जाता है, स्पीड भी, नंबर ऑफ व्हीकल भी बढ़ जाती है, उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ बैंड। ओके। अच्छा, अब ये तो डिसएडवांटेज है ना, अगर फाइल हैवी होगी तो उसको ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये तो डिसएडवांटेज है, जबकि वो बात किसकी पूछ रहा है, बेनिफिट की, हम्म। ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट है। गिव टू मेथड ऑफ कंप्रेशन दैट कुड बी यूज टू कंप्रेस द वीडियो, ठीक है। गिव टू मेथड ऑफ कंप्रेशन दैट कुड बी यूज टू कंप्रेस द वीडियो। कंप्रेशन के 2 मेथड है, ये देख लें, एक होता है लॉसी और दूसरा होता है लॉसलेस। एक होता है लॉसी और एक होता है लॉसलेस। लॉसलेस। समझ आया। जी। अब कह रहा है द कंपनी यूजेस पैरेलल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिट द डेटा फॉर द न्यू वीडियो टू द वेब सर्वर। एक्सप्लेन वाई पैरेलल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। अच्छा, ये डेटा ट्रांसमिशन का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स। पहला क्या पढ़ा था, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या होता है, वन वे ट्रांसमिशन, ठीक है। हम्म। ये ऐसे जा, यानी आप सेंडर ए भेज सकते हैं और बी सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है हाफ डुप्लेक्स। क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, अगर ए सेंड कर रहा है तो बी रिसीव कर रहा है, ठीक है, और अगर बी सेंड कर रहे हैं तो ए रिसीव कर रहा है। यानी एट ए टाइम सेंड नहीं कर सकते, लेकिन 2 वे हो सकता है, समझ आएगी। इसमें सिर्फ वन वे है, जी। इसमें क्या है, ए सेंड करेगा, बी रिसीव करेगा, जैसे टेलीविजन, रेडियो, उसमें क्या होता है, हम सिर्फ डेटा रिसीव कर सकते हैं, वापस नहीं भेज सकते, है ना। जी। ये हाफ डुप्लेक्स होता है जिसमें ए सेंड कर रहा है, बी रिसीव कर रहा है, जब ए की सेंडिंग खत्म हो जाएगी तो फिर बी रिसीव सेंड करना शुरू करेगा, तो ठीक है। जी। इसकी एग्जांपल वॉकी टॉकी थी, वॉकी टॉकी, हम्म। ठीक है, यानी जब तक एक बंदा बोल रहा है दूसरा सिर्फ सुनता रहेगा। अच्छा, तीसरा फुल डुप्लेक्स होता है। क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, ए सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, जैसे टेलीफोन, ये देखो, टू वे ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम, समझ आई। जी। अच्छा, ये यहाँ तक क्लियर है। हम्म। अच्छा, अब फिर एक और कॉन्सेप्ट आया था, पैरेलल एंड सीरियल। यानी सीरियल में क्या होता है, सीरियल में एक सिंगल पाथ होता है, सीरियल में सिंगल पाथ होता है, और डेटा ए की तरफ जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है, देयर इज सिंगल पाथ, ठीक है। अब ये सिंपलेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन पाथ सिंगल होगा, ठीक है, समझ में आई। सीरियल का मतलब होता है पाथ सिंगल पाथ होगा, ठीक है, लेकिन डेटा ट्रांसमिशन सिंपलेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। अच्छा, पैरेलल में क्या होता हम्म। है, मल्टीपल पास हो गए, यानी
मल्टीपल पाथ डेटा ऐसे जा रहा है, डिफरेंट पाथ से मल्टीपल पाथ से डेटा जा रहा है। ठीक है, और ये भी सिंपलेक्स भी हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है, फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई पैरेलल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसफर इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड। ओके, तो अब इसी कॉन्सेप्ट पूछा है, द कंपनी यूजेस पैरेलल हाफ डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिट टू ट्रांसमिट द डेटा फॉर द न्यू वीडियो टू द वेब सर्वर। तो वीडियो को ट्रांसमिट करने के लिए ये हाफ डुप्लेक्स पैरेलल ट्रांसमिट, इसका मतलब है कि जो नंबर पाथ जो है वो मल्टीपल है। पैरेलल का मतलब मल्टीपल पाथ है, लेकिन एक वक्त में हम्म। जाएगा डेटा और एक वक्त में वापस आएगा डेटा। हाफ डुप्लेक्स, समझ आई? मल्टीपल पाथ से डेटा जाएगा, और लेकिन एक वक्त में डेटा जाएगा और एक वक्त में डेटा आएगा, यानी अपलोड और डाउनलोड। अगर अपलोड हो रहा है तो डाउनलोड नहीं होगा, अगर डाउनलोड हो रहा है तो अपलोड नहीं होगा। तो हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होगा। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, पैरेलल वुड अलाउ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन। पैरेलल वुड अलाउ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ द लार्ज अमाउंट डेटा। पैरेलल का फायदा क्या होता है, लार्ज अमाउंट का डेटा मूव हो जाता है, क्योंकि सिंगल पाथ में बिट बाय बिट जाएगा ना, यानी पहले एक बिट जा रही, फिर जीरो जा रहा है, फिर वन जा रहा है, फिर जीरो जा रहा है, ये स्लो होता है। ये क्या होता है, स्लो होता है। स्लो। तो पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल पाथ है, यू हैव मल्टीपल पाथ। ठीक, पैरेलल वुड तो स्लो अलाउ, क्या हुआ? देखें अगर हम सीरियल से भेजेंगे वो स्लो होता है ना, लेकिन पैरेलल में फास्ट होता है, इस पे भी जा रहा है डेटा, इस पे भी जा अच्छा रहा है, इस पे, अच्छा। ठीक। हम्म। ये लिखा है ना, पैरेलल वुड अलाउ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा कैन बी अपलोडेड एंड डाउनलोडेड, बट दिस वीडियो नॉट हैव टू बी एट द सेम टाइम। वही वाली बात कि अगर डेटा अपलोड हो रहा है तो डेटा डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक वक्त में एक ही काम होगा, यानी या तो डेटा अपलोड होगा या डेटा डाउनलोड होगा। डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल पाथ लॉन्ग डिस्टेंस में स्टैब्लिश नहीं हो सकते। देयरफॉर स्क्यूइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। स्क्यूइंग का मतलब होता है कि डेटा अगर थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर भी हो जाए तो इशू नहीं है। ठीक है, एनी फोर फ्रॉम जी। का मतलब है कि आप इसमें से एक पॉइंट ये लिख सकती हैं, एक ये लिख सकती हैं, इनको मिला के लिख लें और इसको अलग लिख लें। समझ आए? जी। क्वेश्चन पढ़ लें। जी सर, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये बस ये आखिरी लाइन लिख दूँ? ठीक है। 6 से 7 आपकी कोई क्लास होती है? 6 से 7, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे? नहीं। अवेलेबल होती है? होंगी तो, लेकिन वो वेंसडे को तो मैं 6 बजे आती हूँ अपनी क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास से। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए अभी कॉपी कर। वरना ट्यूसडे और थर्सडे को तो कोई मसला नहीं है। ठीक। ओके। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है द कंपनी इज कंसर्न अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय DDoS अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि फर्स्ट कह लें ये एक वेब सर्वर है, ठीक है, ये आप क्लाइंट है। अब आपको इस वेब सर्वर का क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए, है ना, ताकि आप, ये आपको डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। नॉर्मली हम यही करते हैं ना, जिस वेबसाइट जिस जो हमें डेटा चाहिए होता है उसको हम किसी ना किसी वेब सर्वर से डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं। अब यहाँ पे एक इश्यू है,
अब ये कोई हैकर है, ठीक है, क्या है, हैकर। ये चाहता है कि ये वेब सर्वर दूसरों को ना मिले। पहले आपको मैं डीओएस पढ़ा रहा हूँ, डिनायल ऑफ सर्विस, ये डीओएस। अच्छा, आप जेन्युइन यूजर हैं, ठीक है, पर्सनल बैंक की वेबसाइट है आप, तो आप लॉगिन होती हैं, डाटा डाउनलोड कर लेती हैं, या फिर ये अमाउंट ट्रांसफर करना होता है। हैकर चाहते हैं कि ये जो जिस बैंक का ये वेब सर्वर है ना, ये दूसरे लोगों को एक्सेस ना हो। तो वो क्या करेगा, थाउजेंड ऑफ रुपीज भेजना शुरू कर देगा। सही है? रिपेयर्स। नहीं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, अच्छा। हाँ, थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ रिक्वेस्ट, यानी एट ए टाइम 10,000 रिक्वेस्ट भेज देगा। अब होगा क्या, ये जो वेब सर्वर है ये सिर्फ इसको सर्व करना शुरू कर देगा, तो वेब सर्वर बिजी हो जाएगा ना। जब वेब सर्वर बिजी हो जाएगा तो आपको एक्सेस नहीं तो मिलेगा। फिर वो हैकर के हाथ में हो जाएगा। हाँ, मतलब वो हैक नहीं किया, बस उसने उस सर्वर को बिजी कर दिया। अब जब बिजी कर दिया तो आपको आपको वो सर्व नहीं कर पाएगा। समझ आई तो वो बात? कंट्रोल लूज हो गया बेसिकली। हाँ, मतलब वही ना कि वेब सर्वर का कंट्रोल हैकर के पास आ गया, एक तरह से ही कह लो। अब आप आपने अपना हम्म। बैंक अकाउंट ओपन करना है, लेकिन ओपन नहीं हो रहा, क्यों? आपकी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं हो रही। उसकी वजह है कि वेब सर्वर, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, ये वाली, इन पे लगा हुआ है, वो भेजे जा रहे हैं। हम्म। इसको हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, यानी आपको डिनाई कर दिया, आपको डिनाई कर दिया, सर्व करने से डिनाई कर दिया, तो इसको हम कहते हैं डिनाई। अगर ये सिंगल साइड से हो तो हम कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस। लेकिन अगर ये मल्टीपल प्लेसेस से हो, यानी एक और हैकर आ गया, एक और आ गया, इधर से एक और आ गया, यानी इधर से भी अटैक हो रहा है, इधर से भी अटैक हो रहा है, इधर से भी अटैक, इधर से भी। समझ आए? पहले एक जगह से अटैक हो रहा था, अब मल्टीपल प्लेसेस से अटैक हो रहा है, तो इसको कहते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। यानी अब आप मल्टीपल मल्टीपल प्लेसेस से सर्वर पे अटैक हो रहा है। समझ आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी। ठीक है, तो वो जी। यही, हाँ, ये मैंने सिनेरियो बता दी, यही पूछ रहा है, द कंपनी इज कंसर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिस्क्राइब व्हाट इज meant बाय DDoS अटैक। इसको डिस्क्राइब कर, ठीक है। आप सिनेरियो समझ लिए ना आपने? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीपल कंप्यूटर आर यूज एज बॉट्स। अब बॉट, चैट बोर्ड होता है ना, चैट बोर्ड सुने आपने, जो ऑटोमेटिकली जवाब देते हैं। सर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ, चैट बोर्ड का नाम सुना है आपने? चैट बोर्ड का नाम सुना है आपने? क्या चीज? चैट बोर्ड, ये रोबोट होता है, ये ऑटोमेटिकली आपको जवाब देगा। यानी ये क्यूरी का आंसर देता है। लो, जैसे मैं किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाता हूँ, मुझे क्यूरी करनी है, तो मुझे फौरन आंसर दे देगा, और 24 आवर ये अवेलेबल होता है। इसको हम कहते हैं चैट बोर्ड। क्या कहते हैं? चैट बोर्ड, तो शॉर्ट फॉर्म में बॉट कहते हैं। चटपट। हाँ, चैट बोर्ड कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में बॉट कहते हैं। ये रोबोट होता है। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि ये वेब सर्वर है, इस पे अटैक आएगा मल्टीपल प्लेसेस से। फर्स्ट ये भी बॉट है, मैं बी लिख रहा हूँ, ये भी बॉट है, और ये भी बॉट है। तो मल्टीपल प्लेसेस पे बॉट रखे हुए हैं, यानी यानी रोबोट रखे हुए हैं, ये भी इस पर अटैक कर रहा है, ये भी अटैक कर रहा है, ये भी अटैक कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है, डिजाइन टू डिनाई पीपल एक्सेस टू अ वेबसाइट। अब आप जेन्युइन यूजर हैं, आपको वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हैकर ने चैट बोर्ड लगा के मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, मैनी रिक्वेस्ट एट अ टाइम। अ लार्ज नंबर of requests are sent to a server all at the same time. The server is unable to respond or struggle to respond to all file requests. The server fail, timeout as a result. यानी सर्वर आप आपको, यू आर द जेन्युइन यूजर, आपको सर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अभी तक वो जो मल्टीपल प्लेसेस से अटैक हो रहा है उन्हीं रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में लगा हुआ है। समझ आई? जी सर। DDoS, ठीक है, इसको लिख लें, आपने लिख लिया आपने? जी बस दो लाइनें रहती। अगर सिंगल प्लेस से अटैक हो रहा है ना तो DOS होता है, अगर मल्टीपल प्लेस से अटैक हो रहा है तो DDoS होता अगर सिंगुलर हो तो? है। मतलब अगर हम सिंगल प्लेस से अटैक करें ना, ये हैकर है, जी। चले बॉट है। अगर मैं एक जगह से अटैक कर रहा हूँ ना, ये वेब सर्वर है, तो क्या होता है, DOS क्या होता है, DOS। DOS। हाँ, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, डिनायल ऑफ
सर्विस। सर्विस। और अगर ये जितने बॉट हैं ये मल्टीपल प्लेसेस अटैक करें, एक और आ गया, फर्ज के लिए एक और आ गया, अब यहाँ से मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, यहाँ से उसको अटैक हो रहा है, तो इसको कहते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। समझ आ गया? जी। देख लिया? हो गया। अब ये पूछ रहा है स्टेट वन सिक्योरिटी डिवाइस दैट कैन बी यूज टू हेल्प प्रिवेंट अ DDoS अटैक। यानी हम हमसे सिक्योरिटी डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। स्टेट वन सिक्योरिटी डिवाइस दैट कैन बी यूज टू हेल्प प्रिवेंट अ DDoS, यानी DDoS से कौन बचा सकता है? उस डिवाइस का नाम है फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर। हम्म। ठीक है, फायरवॉल यानी ये बेसिकली अटैकर से आपको बचाता है, प्रॉक्सी सर्वर भी यही काम करता है। समझ आ गया? जी। सर सवाल थे वापस दिखाने। मैं दिखा रहा हो गया। हूँ। ठीक है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है वेब सर्वर हैज एन IP एड्रेस। ठीक है, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। ठीक है, IP एड्रेस क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके दो वर्जन है। ठीक है, लॉजिकल भी होगा, अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इसमें आपको स्टैटिक भी मिलेगा, फिक्स्ड IP एड्रेस, और डायनेमिक। इसके दो वर्जन है, वर्जन 4, IP वर्जन 4, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। ठीक है, पब्लिक IP एड्रेस होता है और प्राइवेट IP एड्रेस होता है। अब ये पूछ रहा है वेब सर्वर हैज एन IP एड्रेस, गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन IP एड्रेस। ये लिख लें। तो पहला ये बता रहा है कि असल में कंसिस्ट ऑफ वैल्यू बिटवीन 0 to 55, ये IP वर्जन 4 होता है, और 0 to FFF ये IP वर्जन 6 होता है। वैल्यू आर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप, यानी IP वर्जन 4 जो होता है ना ये डॉट से होता है, जैसे मैंने लिखा 192.110.1.1, और कॉलन, अगर IP वर्जन 6 होगा तो बीच में कॉलन आ रहा है। इट इज़ अ यूनिक एड्रेस, कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक, मैंने आपको बताया अभी। कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, अगर आप ISP, आप इंटरनेट किसी भी पब्लिक प्लेस पर इंटरनेट यूज़ कर रही हैं दैट इज पब्लिक, और अगर अपने घर पे कोई सेटअप किया हुआ है मल्टीपल कंप्यूटर का तो वो प्राइवेट होगा। कैन बी IP वर्जन 4 हैव 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट, कैन बी IP वर्जन 6 हैव 8 ग्रुप ऑफ डिजिट। इन IP वर्जन 6 ये आ गए 4 कॉलम, कैन बी रिप्लेस ग्रुप ऑफ जीरोस। ये लिख ले सारे।
ये लिख लिया आपने? सर वाईफाई का कोई मसला आ गया था यहाँ पे शायद। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया आपने? नहीं, तो मैं लिख लिख लें। ये किसके हैं? आईपी के, ठीक है। जी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईपी। जी। अच्छा सर, आप ये समझा रहे थे वो कंसिस्ट ऑफ वैल्यू बिटवीन जीरो, ये क्या है ये 255? ये इसका बता रहा है कि इसका जो एड्रेस होता है ना, 0 से लेकर 255 तक होता है ये, ठीक है ना। यानी जैसे अगर मैं 192 लिखूँ, ठीक है, ओके। तो या 162 लिखूँ डॉट वन, उस तरह लिख सकता हूँ। बस ये आपको बस लिखना है ये। हम्म। जो समझ में आ रहा है वो लिख लें, जैसे ये लिख लें, ये लिख लें, ये लिख लें, ये लिख, बहुत है ये, बहुत है ये, बस इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, ठीक है। तीन चार बहुत होते हैं। हम्म।
हो गया सर। अच्छा, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट, आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट that uses the IP address to send data only to its correct destination. यानी क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट दैट यूजेस द आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा ओनली टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी वो कौन सी डिवाइस है जो करेक्ट डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड कर देती है यूजिंग आईपी एड्रेस। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं। मतलब ये पूछ रहे हैं वो कौन सी डिवाइस है जो, आईपी एड्रेस क्या होता है, एड्रेस होता है ना, जी। उस एड्रेस को यूज करते हुए करेक्ट डेस्टिनेशन पे डेटा सेंड कर देता है। ये है राउटर, ये हमने चैप्टर 2 पढ़ा था। राउटर वो डिवाइस है जो जिसके बाद लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं, अच्छा। ठीक। जी, 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 हाँ, जी। जैसे आप ईमेल सेंड करेंगे ना, हम्म। तो जिस कंप्यूटर को आपने सेंड किए उसका आईपी एड्रेस भी जाएगा साथ में ना, तो ये अपनी लिस्ट में मैच करेगा कि जो आईपी एड्रेस आपने भेजा है वो हम्म। उसकी लिस्ट में है या नहीं है। तो वो देखता है कि हाँ भी इसकी लिस्ट में है, तो फिर ये फाइंड आउट करता है कि किस पाथ से भेजना है, फिर उस पाथ पे भेज देगा ये। समझ आए? फिर से पढ़ ले, आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट, ये नेटवर्क कंपोनेंट है दैट यूजेस द आईपी एड्रेस टू सेंड डेटा ओनली टू इट्स करेक्ट जी। डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, अब ये देखें, ये कह रहा है द वेबसाइट हैज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल, एन एग्जांपल ऑफ यूआरएल इज गिवन, ये एड्रेस है, वेब एड्रेस। ठीक है, कंप्लीट द टेबल टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द यूआरएल। इसके कितने पार्ट्स हैं? पहला है HTTPS, ये वाला, इसका नाम क्या है? फिर दूसरा लिखा हुआ है इन्होंने कैम्ब्रिज डॉट, कैम्ब्रिज असेसमेंट डॉट ORG.UK है, इसका क्या नाम है? फिर index.html। तो इन तीनों के तो नाम से, पढ़ने के। हाँ पहले क्वेश्चन पढ़ लें। पढ़ लिया आपने? जी पढ़ लिया आपने? जी सर। अब देखें इसका आंसर। HTTPS को कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये जो लिखते हैं ना एड्रेस, उसके साथ .org.uk, ये होता है डोमेन नेम। ये क्या होता है? डोमेन नेम। ये डॉट ओ डोमेन आर नेम। हाँ .com लिखते हैं ना, .com, hotmail.com, जिसका कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, ठीक है। या ORG लिखते हैं, या .gov लिखते हैं, गवर्नमेंट। ORG का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डोमेन नेम होते हैं। फॉरवर्ड स्लैश इंडेक्स डॉट, ये क्या होता है? वेब पेज या फाइल नेम होता है। यानी यूआरएल के हम्म। 3 पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट प्रोटोकॉल का होता है, दूसरा पार्ट डोमेन का होता है, तीसरा पार्ट वेब पेज या फाइल नेम होता है। ठीक है, जी सर, आखिरी वाला क्या था?
ओके, ठीक है सर। ठीक है, इसको पढ़े जरा। हम्म। A computer has a non von Neumann architecture. Circle three components that are part of the central processing unit CPU in this computer. हाँ, हमने ये चैप्टर 3 के शुरू में पढ़ा था ना, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसके अंदर हम्म। सीपीयू होता है। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है, एक एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते जी। हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, रजिस्टर, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। और कौन सा रजिस्टर है, बस हाँ, दो रजिस्टर है। अच्छा, वो कह रहा है कि सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तीन बताने हैं। एक तो वही रजिस्टर हो गया, अकोमुलेटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो रैम। गया, और एम ए आर, नहीं एम ए आर। ये तीनों रजिस्टर सीपीयू का पार्ट होते हैं। ओह। समझ आए? सर आपकी आवाज अटक गई है। हाँ, मैंने कहा, ये पूछ रहा है सर्किल थ्री कंपोनेंट दैट आर पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का ये तीनों पार्ट होते हैं, एक ये होता है, एक एम ए आर, ये रजिस्टर्स होते हैं, और पीसी। समझ आए? थ्री कंपोनेंट्स क्या करते हैं? यानी अच्छा। ये तीनों किसके अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं। हम्म। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? जी सर, बस जवाब लिख रही हूँ, आखिरी हाँ, लाइन। यानी ये तीनों कंपोनेंट है सीपीयू का, ये याद रखना। हम्म। सही है। ये क्वेश्चन पढ़े। Describe the purpose of the control unit CU within this computer. ये जो सीयू होता है ना, क्या? ये जो सीयू होता है, ये सीपीयू का पार्ट होता है। ठीक है, ये जो सीयू होता है, हम्म। सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, हम्म। एक एएलयू और एक सीयू। सी। हाँ, तो ये सीयू के बारे में पूछ रहा है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब ये लिखा है, ये क्या हम्म। करता है, इट सेंड कंट्रोल सिग्नल। मैंने आपको जैसे बताया था ना, ये डायरेक्शन का काम करता है, डायरेक्ट डायरेक्ट करता है लोगों को, मतलब कंपोनेंट्स को। जैसे ड्रामे का डायरेक्टर होता है, फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो सबको बताता है कि किसने क्या रोल परफॉर्म करना है। दैट मैनेज द ट्रांसफर ऑफ हम्म। डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द सीपीयू। इट डिकोड एन इंस्ट्रक्शन यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये डिकोड करके भी देता है, यानी एएलयू को बताता है कि उसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। समझ आई? हम्म। तो ये लिख लें।
लिख लिया आपने? जी सर। ठीक है। अब ये पूछ रहा है द कंप्यूटर हैज अ सिंगल कोर सीपीयू। ठीक है, कोर का मतलब होता है प्रोसेसर। स्टेट वन पर्पज ऑफ अ कोर इन सीपीयू। द कंप्यूटर हैज अ सिंगल कोर सीपीयू। स्टेट वन पर्पज ऑफ अ कोर इन सीपीयू। कोर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोसेसर। एक सीपीयू के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर हो सकते हैं। तो अब उसका प्रोसेसर पर्पज पूछ रहा है। द प्रोस टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन, टू कैरी आउट एन अ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। यानी दोनों में से कोई एक लिखना है, क्योंकि एक एक मार्क का है। समझ आया? जवाब क्या थे सर? सही है। अगर एक सीपीयू में एक से ज्यादा कोर हो, उसको हम कहते हैं डुअल कोर। द कंपोनेंट इज अपग्रेडेड टू अ डुअल कोर, मतलब दो प्रोसेसर आ गए। कितने प्रोसेसर आ गए? दो। यानी दो काम करने वाले आ गए। ठीक है, एक की जगह आपने दो लोग रख लिए। एक्सप्लेन हाउ द अपग्रेड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो अब आपने एक काम के लिए या मल्टीपल कामों के लिए दो प्रोसेसर रख लिए, तो इससे कह रहा है कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट आए। समझ आया क्वेश्चन? जल्दी प्रोसेस करेगा। हाँ, मतलब जल्दी प्रोसेस करेगा, बिल्कुल सही कह रही है। यही हमने लिखना है तो दो बार। आउटपुट जल्दी आएगा। हाँ, अब ये देखे ना। अब लिखा इट कैन नाउ प्रोसेस टू इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। यानी अगर उसको दो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे ना, तो एक प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन पे काम करेगा। वेयर सुटेबल, अगर जरूरत हो। इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस। अब अगर पहले एक वन कोर हम्म। होता, अगर ये वन कोर होता और उसके बाद दो इंस्ट्रक्शन आती, तो एक इंस्ट्रक्शन पे एट टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। ठीक है ना, इसको लगते हैं एक सेकंड ये और एक सेकंड ये। ठीक है, दो इंस्ट्रक्शन 2 सेकंड। लेकिन अगर टू कोर आ गए, ठीक है, एक एक ही सेकंड में दोनों इंस्ट्रक्शन पे काम हो जाएगा। तो एक सेकंड में दो इंस्ट्रक्शन में जब काम होने का मतलब क्या हुआ कि आपका काम जल्दी होगा। इसको लिख ले। लिख लिया? नहीं। ठीक। सर सवाल से खा दिएगा सही से। हो गया। ये लिख लिया आपने? जी सर। अब ये पढ़े। ये आज जिननी चल रही है ना। कल कल चलाएंगे मेट्रो। नहीं काम कर देना मुझे होता। बस। अगर महंगे है तो बस सिर्फ बस वो लेके आ जाएंगे इसकी बस।
अगर सही हो तो फिर उसे फालतू चीजें भी लेनी है ना। नहीं लाना, नहीं लेना। क्या ले, सारे तैयार होंगे। हाँ फिर इतना नहीं करना। बस साथ में ले जाएंगे। हाँ, साथ ले जाएंगे। नहीं मैं नहीं लेना। वो क्या कर रही, मैं पिलाऊं? नहीं नहीं। हम्म। सब शूज लेके देने क्या जिन्हें। जोगर हाँ। देखने हैं। ये पढ़ लिया आपने? नहीं। ये कह रहा है द कंप्यूटर यूजेस द बूट स्ट्रैप। क्या यूज कर रहा है? बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप क्या? Bootstrap. हाँ, बूट स्ट्रैप का मतलब होता है स्टार्ट करना। क्या होता है? स्टार्ट करना। ये कह रहा है टेक वन बॉक्स टू शो द पार्ट ऑफ Start करना. कंप्यूटर। हाँ, टू शो कंपोनेंट ऑफ बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल। यानी इसमें से बूट स्ट्रैप की क्या एग्जाम्पल है? ये तो रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फर्मवेयर ये है। यानी ये बूट स्ट्रैप फर्मवेयर कहते हैं जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंबाइन एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, बूट हम्म. स्ट्रैप। इसका आंसर देखें, बी आंसर। सही सर. ओके, क्वेश्चन पढ़े पहले। A programmer uses a high-level language to create a computer program. Identify two advantages of the programmer of using a high-level language instead of a low-level language. हाँ, ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर 5 में, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो नियरेस्ट टू यूजर होती है ना, और एक लो लेवल लैंग्वेज जो नियरेस्ट टू हार्डवेयर होती है। हाई लेवल वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपनी ऑन लैंग्वेज में प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब क्या, आइडेंटिफाई टू हम्म. एडवांटेज टू अप टू द प्रोग्रामर ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज जो है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होती है। ये नियरेस्ट टू हार्डवेयर होती है ना। ये सिंपल है। इट इज ईजियर और क्विकर टू रीड और राइट और अंडरस्टैंड। इट इज ईजियर और क्विकर टू डीबग। कोड इज पोर्टेबल। सर कोड इज पोर्टेबल का क्या मतलब हो? इसका मतलब ये है कि हम कोड अगर एक मशीन पे बनाएं, जैसे आप अपने लैपटॉप पे कोड राइट करते हैं, तो हम किसी और लैपटॉप पे भी चला सकते हैं। लो लेवल में ऑप्शन नहीं होता। जिस मशीन पे आपने प्रोग्रामिंग की है ना, उसी मशीन पे वो चलेगा। समझ आए? जी. साड़ी तो
राइट कर लिए? जी सर। अब कह रहा है सजेस्ट वन डिसएडवांटेज टू द प्रोग्रामर ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ अ लो लेवल लैंग्वेज। यानी इसके डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज के अलावा डिसएडवांटेज भी है। नॉट एबल टू डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर, यानी हम हार्डवेयर को कंट्रोल करना इससे डिफिकल्ट होता है, उसके लिए फिर हम लो लेवल यूज करते हैं। मे नीड टू वेट फॉर ट्रांसलेशन बिफोर रनिंग, क्योंकि हम हाई लेवल में राइट करें तो उसको ट्रांसलेटर की जरूरत है। प्रोग्राम में भी लेस एफिशिएंट, ठीक है, प्रोग्राम लेस एफिशिएंट हो सकता है। इनमें से कोई एक लिखना है आपने, ठीक है, राइट कर लो। इस डिसएडवांट बार लो लेवल टू हाई लेवल है। नहीं, डिसएडवांटेज है हाई लेवल का। ओह हाई लेवल, अच्छा। ठीक है, हाई लेवल के डिसएडवांटेज तो तीनों में, अब तीनों लिख लें, कोई एक आना चाहिए। लिख लिया आपने? जी। अब कह रहा है द प्रोग्रामर यूजेस एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट व्हेन क्रिएटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। अच्छा, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ये वो एनवायरनमेंट होता है, यानी जो प्रोवाइडेड होता है बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, इस तरह के एनवायरनमेंट कहते हैं इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसको एक्सप्लेन करना है, इसकी डेफिनेशन ये लिख लें आप। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड यूजफुल फंक्शन फॉर अ प्रोग्रामर राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी ये वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, राइट कर लिया? जी। अच्छा चलो, फिर ये काफ़ी है, आपने जाना है। जी बस क्लास है मेरी। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए, इसके 5 और रह गए, तो ये इंशाल्लाह ये वाला पेपर पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, मार्किंग के साथ। तो आप इसको गो थ्रू करें, ठीक। जो जो आपकी समझ में आए जो अच्छी बात है उनको राइट करके राइट ही कर लीजिएगा, बाकी भी और दोबारा से गो थ्रू करें। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। मैं इसकी वीडियो भी भेज दूंगा, आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।